गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की ओलंपिक गेम्स की, जिसके अंदर हमने ओलंपिक सिंबल्स की बात की, ओलंपिक फ्लैग की बात की। वी डिस्कस्ड अबाउट द ओलंपिक ओथ, ओलंपिक सरमन्स, ओलंपिक आइडियल्स के बारे में बात की। और हमने बात की कि किसने इसको जो है हु वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है उसका फाउंडर कौन था। ये जो चैप्टर है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये चैप्टर आपकी 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर ये इंक्लूड है। और अभी हम बात कर रहे थे कि मॉडर्न ओलंपिक जो गेम्स थे हु वॉज़ द फाउंडर। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक मेथड बताया था कि कैसे हमने उसका नाम जो है वो याद रखना है। बीपी हो गया डीसी को। बीपी, बी का मतलब बैरन, और बीपी बैरन पियर डी कबर्टिन, जो 1863 के अंदर पैदा हुए और 1937 के अंदर उनकी डेथ हो गई। ही इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। उनको जो है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का फाउंडर माना जाता है। एक्चुअली ही वाज फ्रॉम फ्रांस, वो फ्रांस से थे। और फ्रेंच गवर्नमेंट ने उनको 1889 के अंदर जो है अपॉइंट किया था कि आपको क्या करना है, थ्रू आउट द सिविलाइज्ड वर्ल्ड आपको फ़िज़िकल कल्चर को स्टडी करना है। तो फ़िज़िकल कल्चर को स्टडी करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस की। और एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है उन्होंने ये बोला कि एक रेजोल्यूशन जो था वो पास हुआ कि हर जो है आफ्टर एवरी 4th ईयर, हर 4 साल के बाद जो है एक स्पोर्ट कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और हर नेशन जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेशन के लिए उनको इनवाइट किया जाएगा। तो इस तरह से ये मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हैं वो आए। और जब 1896 के अंदर जब ये खेला गया तो उसके अंदर हालांकि इसको जो सपोर्ट किया वो 34 नेशंस ने किया था, लेकिन जब एक्चुअली खेलने की बारी आई तो 14 नेशंस ऐसे थे जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने एथलीट्स जो थे वो खेलने के लिए भेजे थे। और इसके अंदर 241 एथलीट्स आए थे। और टोटल जो इवेंट्स हुए थे वो 43 इवेंट्स हुए थे। याद रखिएगा कि जो स्पोर्ट था वो 34 नेशंस का था, लेकिन जब एक्चुअल खेलने की बारी आई तो 14 नेशंस ने अपने 241 एथलीट्स जो हैं वो 43 इवेंट्स के लिए जो है वो भेजा था सबको। तो जो उस वक्त जो गेम्स इंक्लूड थी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के अंदर वो जैसे एथलेटिक्स था, जिम्नास्टिक्स था, रेसलिंग है, वेट लिफ्टिंग है, स्विमिंग है, शूटिंग है, फेंसिंग है, साइकिलिंग है, टेनिस है, ये सब चीज़ें इंक्लूड थी। उसके बाद ये लगा कि एक इंटरनेशनल जो है एक ओलंपिक कमेटी भी होनी चाहिए, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, आईओसी के बारे में। तो आईओसी जो है वो एक सुप्रीम पावर है जो ओलंपिक गेम्स के बारे में सारे डिसीजंस लेती है। और ये एक परमानेंट है और सेल्फ इलेक्टेड बॉडी है। और इसके अंदर जो है हमारे इंडिया के अंदर भी, इंडिया से भी हमारे मतलब हर साल जो है एक मेंबर उसके अंदर कोई ना कोई रहता है। जैसे अगर हम बात करें कि 1920 के अंदर जो है सर डोराबजी और जमशेदजी टाटा जो थे वो हमारे मेंबर्स थे। और उसके बाद जीडी सोंधी जो है 1932 के अंदर इसके आईओसी के मेंबर रहे। और राजा बलेंद्र सिंह इन 1947 के अंदर रहे, मतलब इस आईओसी के मेंबर रहे हैं। आईओसी बेसिकली हमने पहले डिस्कस किया है कि ये एक सुप्रीम पावर होती है, ये एक सुप्रीम अथॉरिटी है जो ओलंपिक गेम्स को लेकर के अपने सारे डिसीजंस और सारे ऑर्गेनाइजेशन जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं वो सब ये देखती है। तो अभी क्या हुआ कि जो ओलंपिक गेम्स थे वो भी मतलब दो तरीके से खेले जाने लगे। एक समर ओलंपिक गेम्स थे और एक विंटर ओलंपिक गेम्स थे। समर ओलंपिक गेम्स जो थे वो सबसे पहले जो वो 1896 के अंदर हुए। और ये एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो कि डिफरेंट सिटी में ऑर्गेनाइज किया जाता है आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। हर 4 साल के बाद सिटी जो है वो बदल दिया जाता है, सेम सिटी के अंदर नहीं करते हैं। तो
ये जो है मतलब और इन सब का ऑर्गेनाइजेशन जो है, कैसे प्रोग्राम्स होंगे, क्या क्या रहेगा, वो सब आईओसी ही देखती है। तो सारे जो जितनी भी प्रिपरेशंस हैं वो सब आईओसी के अंडर रहती हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंडर रहता है। तो इसके अंदर भी वही सब होता है कि फर्स्ट जो विनर होता है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, और जो सेकंड है उसको सिल्वर दिया जाता है, और जो थर्ड अवॉर्डी होता है, जिसको थर्ड पोजीशन रहती है, उसको ब्रोंज मेडल दिया जाता है। तो ये जो है 1904 के अंदर जो है शुरू हुआ, और ये इतना सक्सेसफुल रहा कि इसकी वजह से विंटर ओलंपिक्स जो हैं वो शुरू हुए। और जो ओलंपिक्स का मतलब जो स्कोर था वो अब इंक्रीज़ हो गया था थोड़ा। जैसे पहले क्या हुआ था कि 42 इवेंट्स थे, और 14 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, और अराउंड 250 के अराउंड जो है पार्टिसिपेंट्स थे। लेकिन अभी क्या हुआ था कि अभी जो इवेंट्स थे, अभी वो बढ़ कर के कितने हो गए थे, 42 से 302 इवेंट्स हो गए थे। और जहाँ 250 मेल कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, अभी जो कैंडिडेट्स थे कितने थे इसके अंदर, 10,768 कैंडिडेट जो हैं वो स्कोर हो गया था इनका। जहाँ 14 नेशंस थे वहाँ 204 नेशंस हो गए थे 2012 तक। ये डाटा जो है 2012 तक का है, 1896 से लेकर के और 2012 तक का ये डाटा जो है इस तरह से इंक्रीज़ हुआ है। तो जो समर ओलंपिक गेम्स थी, इसके अंदर 18 कंट्रीज़ जो हैं वो अब तक इसको होस्ट कर चुकी हैं। और यूनाइटेड स्टेट एक ऐसा कंट्री है जिसने इसको 4 बार जो है होस्ट किया है। और जो ग्रेट ब्रिटेन है, इसने इसको 3 बार जो है होस्ट किया है। और बाकी जो सिटीज़ हैं, जैसे उन्होंने 2-2 बार भी इसको जो है होस्ट किया है। तो इस तरीके से जो है ये ओलंपिक समर ओलंपिक गेम्स जो हैं वो होती रही हैं। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि समर ओलंपिक गेम्स जो हैं वो सक्सेसफुली चल रही हैं, तो दे स्टार्टेड विंटर ओलंपिक गेम्स। विंटर ओलंपिक गेम्स भी क्या है, ये भी एक इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है, जिस लाइक का समर ओलंपिक गेम्स। और ये भी मतलब वंस इन 4 ईयर्स आता है, 4 साल के बाद एक बार होता है ये। और ये जो है इसकी जितनी भी मतलब जो प्रैक्टिस है वो आइस और स्नो पर होती है। और इसके अंदर जो है 5 स्पोर्ट्स मेन खेले जाते हैं, और उन 5 स्पोर्ट्स को भी 9 आगे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे इसके अंदर जो गेम्स हैं उनके नाम क्या हैं, बॉब स्ले है, कर्लिंग है, आइस हॉकी है, नॉर्डिक स्कीइंग है ना। तो इस तरीके से स्केटिंग है। तो ये जो है हर 4 साल के बाद हुआ, 1924 से लेकर के और 1936 तक। उसके बाद क्या हुआ, एक वर्ल्ड वार सेकेंड आ गया, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ, थोड़ा टाइम ये नहीं हो पाया। तो उसके बाद जो है ये 1948 के अंदर फिर से कंटिन्यू हुआ। और इस तरीके से इसका भी सब जो प्रोग्राम्स है, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब आईओसी ही देखती है। तो विंटर ओलंपिक गेम्स भी हर देश कराता है, हर देश की जो है बारी आती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट के अंदर फिर से अगर हम बात करें तो 4 टाइम्स ये करा चुका है, और फ्रांस जो है वो इसको 3 टाइम्स करा चुका है। और कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो 2 2 टाइम्स जिनकी जो है टर्न अभी तक आई है। तो अगर हम बात करें तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है, मतलब हर बार यूनाइटेड स्टेट को गोल्ड मेडल जो है वो विंटर ओलंपिक गेम्स के अंदर मिला है। और नॉर्वे जो है वो यहाँ पर लीड करता है गोल्ड मेडल्स में, ओवरऑल नंबर ऑफ मेडल्स में। और जर्मनी और जापान 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको बैन कर दिया गया था इस गेम में compete करने से। सॉरी। उसके बाद ये तो बात हुई हमारी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की, जिसके अंदर हमने बात की समर ओलंपिक गेम्स की और विंटर ओलंपिक गेम्स की। एक हम बात करेंगे आज, लास्ट टाइम हमने बात की थी आईओसी की, और आज हम बात करेंगे आईओए की। आईओए क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है।
एक्चुअली जब ओलंपिक गेम्स शुरू हुए तो इंडिया के अंदर भी महसूस हुआ कि इंडिया के अंदर भी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे सके, प्रमोट कर सके। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, 1920 के अंदर जो है हमारे यहाँ से सर दोराब जी जो हैं वो मेंबर रहे हैं हमारे ओलंपिक गेम्स के। तो इस तरीके से ये महसूस किया गया कि एक इंडियन लेवल पे भी हमारे देश के लेवल पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए हु शुड टेक केयर अबाउट ऑफ द स्पोर्ट्स, जो प्रमोट कर सके स्पोर्ट को। तो इस वजह से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो बनाई गई। तो ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरीके से आईओसी काम करती है बिल्कुल उसी लेवल पे बस ये अपने नेशन के अकॉर्डिंग काम करती है वो। तो ये इंडियन लेवल पर है, तो ये बिल्कुल सेम उसी लेवल पे काम करती है। सेम इसका जो है मकसद रहता है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो है इसके अंदर इसका जो मेन जो है आपके पास स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर कितने प्रेसिडेंट होते हैं, कितने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, कितने वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ मोर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या है। देखिए जो स्ट्रक्चर है वो इसका इस तरीके से है कि आपके पास कितना जो है कितने कितने मेंबर्स जो हैं वो होने चाहिए। तो मेंबर्स जो हैं वो आपके पास प्रेसिडेंट एक है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दो हैं, वाइस प्रेसिडेंट इसके अंदर मेन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उसकी नंबर जो है वो 9 है, और इसके अंदर एक्सको मेंबर्स जो हैं वो 10 हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। आप इसको पिक्चर से देख सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रमोट करना ओलंपिक मूवमेंट को और अमैचर स्पोर्ट्स को। अमैचर स्पोर्ट्स क्या होते हैं? अमैचर स्पोर्ट्स का मतलब होता है कि जैसे एक ऐसी स्पिरिट पैदा करना कि हमको सिर्फ पैसों के लिए नहीं खेलना है, हमको खेलना है ना। अमैचर क्या होते हैं? जो प्रोफेशनल नहीं हैं, जो पैसों के लिए नहीं खेलते हैं, जो अपने शौक़ के लिए खेलते हैं। मतलब एक हॉबी को बढ़ावा देने का ये जो कमेटी है ये काम करती थी कि सिर्फ पैसों के लिए नहीं खेला जाता है, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए, अपने देश के लिए, अपने लिए भी खेलिए आप। तो ये अमैचर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए का मेन जो है वो काम करती है। और जब हम खेलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे क्या प्रमोट होगा, इसका मकसद और भी है कि ये प्रमोट करना चाहता है फ़िज़िकल वैल्यूज़ को, कल्चरल वैल्यूज़ को, मोरल वैल्यूज़ को। और इसका इंडियन जो ओलंपिक एसोसिएशन है इसका पर्पस जो है वो आईओसी और आईओए के जो रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसको भी ये चेक करने के लिए जो है ये कमेटी जो है वो काम करती है। मतलब ताकि उसके रूल्स को ऐसा ना हो कि लोग फॉलो ना करें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द बैटरमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स, ताकि स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो बनी रहे लोगों के अंदर। और ये लोगों को अवेयर करने का काम करती है वैल्यू ऑफ अमैचरिज्म इन स्पोर्ट्स, वैल्यू ऑफ अमैचरिज्म इन स्पोर्ट्स, ताकि प्रोफेशनल्स तो चलो हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अपनी एक हॉबी के लिए भी हमें खेलना चाहिए, हमें अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए भी खेलना चाहिए। इस चीज़ को बढ़ावा देने का काम ये करता है। और ये सर्टिफाई करती है अमैचर स्टेटस ऑफ कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम इंडिया। और ये क्रिएट करती है इंटरेस्ट को कि लोगों का इंटरेस्ट बने, ताकि स्पोर्ट्स को और गेम्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। और एक मीडियम का काम भी करती है, एक चैनल का काम भी करती है, ताकि गवर्नमेंट से जो है फंड्स अरेंज किए जा सकें, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो मिल सके फॉर वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स तो ये जो है बढ़ावा देता है बेसिकली अमैचरिज्म इन स्पोर्ट्स, कि आप अपनी हॉबी के लिए खेलिए, आप अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए खेलिए, और ताकि आगे जा कर के आप प्रोफेशनल जो है वो बन सकें। तो ये बात थी आईओए की, मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। और लास्ट जो आपका इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को हम लोग जो है क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो है
सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो एंट्री और वेलकम है। जो भी ऑडियंस है उनका वेलकम करना है। उसके बाद जो होस्ट कंट्री है उसका नेशनल एंथम जो है वो गाया जाता है। और उसके बाद जो है नेशनल एंथम के बाद जो है एक परेड होती है फ्लैग्स की। तो जो होस्ट कंट्री रहता है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव जो है सबसे सामने खड़ा होता है, और बाकी के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स उसके आगे खड़े रहते हैं, उसके लाइंस में खड़े रहते हैं, और वो अपना अपना फ्लैग लेकर के और अपने फ्लैग होस्टिंग करते हैं। और तो ये हो गया नेशंस की फ्लैग की एंट्री हो गई थर्ड पॉइंट पर। अब फोर्थ पॉइंट के अंदर जो है परेड होती है एथलीट्स की, और फिफ्थ जो इसका रहता है वो विक्ट्री सेरेमनी रहती है। विक्ट्री स्टैंड पर जो है विनर्स को खड़ा किया जाता है और उन्हें ऑनर किया जाता है। उसके बाद जो सिक्स्थ जो पॉइंट रहता है, मतलब जो सिक्स स्टेप रहता है इस सेरेमनी के अंदर, वो ये है कि इंट्रोडक्शन की जाती है। जो भी एथलीट्स के अंदर एथलीट्स का जो पूरा कमीशन है उसके अंदर अगर कोई नए मेंबर्स आए हैं या कोई वॉलंटियर्स आए हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, उनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उसके बाद जो है एक ग्रीक नेशनल एंथम जो है वो प्ले किया जाता है, और ग्रीक फ्लैग जो है वो रेज़ करते हैं टू द लेफ़्ट ऑफ द ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग के लेफ़्ट में ग्रीक फ्लैग जो है वो लगाया जाता है, और ग्रीक नेशनल एंथम जो है वो बजाया जाता है। ये एक सिंबल है गेम्स ऑफ एंटिक्विटी और मॉडर्न इरा के बीच में, तो अभी तक हमने बात की कि सबसे पहले वेलकम करते हैं ऑडियंस का, उसके बाद नेशनल एंथम होस्ट कंट्री जो होता है उसका गाया जाता है, फिर सबके फ्लैग जो है वो होस्ट किए जाते हैं, और फिर एथलीट्स की परेड होती है, फिर विक्ट्री सेरेमनी होती है, फिर जितने भी वॉलंटियर्स आए या जितने भी नए मेंबर्स आए उनका इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद एक ग्रीक नेशनल एंथम होता है। ग्रीक फ्लैग जो है टू द लेफ़्ट ऑफ द ओलंपिक फ्लैग लगाते हैं, और फिर ग्रीक नेशनल एंथम भी जो है वो गाया जाता है। उसके बाद जो है लॉरिंग द ओलंपिक फ्लैग एंड फ्लैग हैंड ओवर सेरेमनी होती है। और उसके बाद जो है जो नाइन्थ जो स्टेप है उसके अंदर नेक्स्ट होस्ट सिटी जो है डिक्लेयर किया जाता है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो गेम्स कहाँ पर होंगी। 8 मिनट जो है वो स्पेशली नेक्स्ट होस्ट सिटी को डिवोट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद जो है आईओसी के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी स्पीच होती है। उसके बाद जो है लास्ट में आपका ओलंपिक जो फ्लेम हमने जलाई थी अब उसको एक्सटिंग्विश करने का काम बारी आ जाती है, उसको बुझाने का काम आ जाता है, कि वो सिंबल है कि नाउ द गेम इज़ ओवर, अब गेम जो है वो ओवर हो चुकी है। तो उसके बाद जो है आई थिंक ये जो चैप्टर है वो आपको काफ़ी क्लियर है। इसके अंदर बेसिकली हमने मोटा मोटा जो बात की है वो ओलंपिक ओथ की हमने सबसे पहले बात की, फ्लैग की बात की, हमने ओलंपिक सिंबल्स की बात की, आईओसी क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसके साथ हमने आईओए किया है, इंटरनेशनल ओलंपिक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो कि इंडियन लेवल पर जो नेशनल लेवल पर जो कमेटी बनाई जाती है। ये कमेटीज़ एक्चुअली नेशनल लेवल पर भी क्यों बनाई जाती हैं, जैसे सपोज़ करो कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, कोई खिलाड़ी अच्छे से नहीं काम कर रहा, कुछ गलत कर रहा है, कुछ गलत तरीके अपना रहा है, ताकि वो जो नेशनल लेवल की कमेटीज़ हैं वो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकें। जैसे अगर कोई मेंबर गलत करता है तो उसको वार्निंग दे सकती है आईओए, उसको सस्पेंशन कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या उसको एक्सपेल्शन भी कर देते हैं, आईओ से निकाल भी देते हैं। अगर कोई स्पोर्ट्समैन है सपोज़, वो कुछ गलत कर रहा है, कुछ गलत उसने कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट किया है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती है थोड़े ड्यूरेशन के लिए, या हो सकता है कि पूरे के पूरे इवेंट में ही उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, या कुछ फिक्स पीरियड के लिए कुछ कॉम्पिटिशन से उसको हटा दिया जाए, या फिर एक लाइफ टाइम बैन भी लगा सकती है। तो ये सब चेक रखने के लिए जो है एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हमारे इंडिया के अंदर बनी हुई है, तो जो बेसिकली आईओसी के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कराने का ही काम करती है। तो आई थिंक द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।